गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर ऑडियंस। आज एक बार फिर जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज के इस वीडियो में अपन विधि द्वितीय वर्ष की प्रशासनिक विधि से संबंधित चर्चा करेंगे और बात को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था। देखिए, पिछली कक्षा में अपन ने डेलीगेशन के बारे में पढ़ा था और उसका अगला जो पार्ट बनता है वो बनता है प्रत्यायोजन के विरुद्ध संवैधानिक आपत्तियां, या यूं पूछा जा सकता है कि प्रत्यायोजन के विरुद्ध आपत्तियां कौन कौन सी हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल नज़रिए से डेलीगेशन के ऊपर कौन कौन सी सीमाएं हैं या आपत्तियां हैं या प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। तो इस कड़ी में कुछ चीज़ें कल अपन ने जो केस लॉज डिस्कस किया था उस केस लॉज के साथ साथ कुछ बातें निष्कर्ष के तौर पर हमारे सामने उभर कर आई थी। तो कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शंस में वो जुड़ जाएंगी और कुछ नई चीज़ें अपन देखेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला जो संवैधानिक ऑब्जेक्शन प्रत्यायोजन या डेलीगेशन पर आता है वो ये है, परिवर्तित विधि को निरसित या संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिए, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन डेलीगेशन के ऊपर जो है, प्रत्यायोजन के माध्यम से या प्रत्यायोजित विधायन के माध्यम से जो मौजूदा प्रचलन में कानून या विधियां हैं उन विधियों को ओमिट नहीं किया जा सकता, निरसित नहीं किया जा सकता, रिपल नहीं किया जा सकता, या उनको इस प्रकार संशोधित करने की अनुमति डेलीगेशन के माध्यम से नहीं दी जा सकती कि उस विधान का या उस कानून का मूल मोटो है वो विफल हो जाए। दूसरी आपत्ति जो हमारे सामने आती है वो है विधायिका विधि निर्माण संबंधित मूल सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती। देखो, सरकार के तीनों अंगों के अपने अपने मूल फंक्शन हैं और उन फंडामेंटल फंक्शंस को कोई भी अंग जो है वो कार्यपालिका या किसी अन्य अंग को डेलीगेट नहीं कर सकता। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि विधानमंडल का मुख्य कार्य विधि निर्माण है और विधि निर्माण संबंधी मूल सत्ता केवल विधायिका के पास है और विधायिका अपने इस मूल सत्ता को कार्यपालिका को डेलीगेट नहीं कर सकती। या यूं कह सकते हैं कि जिस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधानमंडलों का गठन किया जाता है उन उद्देश्यों को कार्यपालिका को डेलीगेट करने की अनुमति विधायिका को नहीं दी जाएगी। हाँ, यह है कि विधायिका के ऊपर कार्यभार यदि बढ़ जाता है तो उस कार्यभार को कम करने के लिए या उसमें कमी लाने के लिए या कानूनों के क्रियान्वयन को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए अगर किसी प्रकार के पार्शियल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की शक्ति विधायिका द्वारा एग्जीक्यूटिव बॉडी को या कार्यपालिका को स्थानांतरित की जाती है या डेलीगेट की जाती है तो वहाँ तक वैध है। लेकिन मुख्य कानून निर्माण का जो कार्य विधायिका के पास है, अगर उसी कार्य को कार्यपालिका को डेलीगेट कर दिया जाएगा तो ये संविधान विरुद्ध माना जाएगा। तो ये दूसरी संवैधानिक आपत्ति या ऑब्जेक्शन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर या डेलीगेशन पर। तीसरी बात देखिए, यहाँ आवश्यक विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। देखो, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विधायिका को ही करने होते हैं या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो विधायिका द्वारा ही होने चाहिए और ऐसे कार्यों को करने के लिए कार्यपालिका को विधायिका द्वारा प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर किसी मूल विधान का निर्माण विधायिका द्वारा कर दिया जाता है और उस विधान को और आगे अच्छे क्रियान्वयन के लिए अगर कार्यपालिका को किसी प्रकार का डेलीगेशन किया जाता है तो वो डेलीगेशन वैध है। लेकिन मूलतः जो काम विधायिका को करना चाहिए वही कार्य करने की सत्ता का हस्तांतरण विधायिका जो है वो कार्यपालिका को नहीं कर सकती। और अगर कार्यपालिका के फेवर में ऐसा हस्तांतरण या डेलीगेशन किया जाता है तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। तो ये तीसरी संवैधानिक आपत्ति थी। चौथी संवैधानिक आपत्ति की अपन बात करें तो यह है कि विधायी शक्ति का संपूर्ण त्याग नहीं किया जा सकता। देखो, ये निसंदेह हम समझ चुके हैं कि विधायिका जो डेलीगेशन करती है उस डेलीगेशन से अपने कार्यभार को कम करती है
और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासकीय राज्यों में विधायिका के ऊपर जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता है वैसे वैसे विधायिका अपने कृत्यों की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर डालती जा रही है। और ये एक असंभावी घटना भी है, एक नेसेसिटी भी है, एक नीड्स भी है अपनी। लेकिन कार्यभार का हवाला देकर विधायिका अपने संपूर्ण सत्ता का या अपने संपूर्ण अधिकारों का डेलीगेशन के माध्यम से कार्यपालिका के पक्ष में स्थानांतरण कर दें या प्रत्यायोजन कर दें तो इसे असंवैधानिक माना जाएगा। तो ये डेलीगेशन के ऊपर चौथा संवैधानिक ऑब्जेक्शन या आपत्ति है। इसके बाद में अगली जो आपत्ति, पांचवी आपत्ति अपन ले सकते हैं वो ये है कि विधान निर्माण की सारभूत शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। देखो, सरकार के प्रत्येक अंग के कुछ सारभूत या पीठ सब्जेक्ट होते हैं और उन पीठ सब्जेक्ट्स को पूरा उसी सरकारी अंग को करना होता है। और जो सारभूत या पीठ सब्जेक्ट हैं या सारभूत शक्तियां विधायिका की हैं, उन सारभूत शक्तियों को यदि विधायिका कार्यपालिका के फेवर में स्थानांतरित करती है या प्रत्यायोजित करती है तो उसे भी असंवैधानिक माना जाएगा। छठा और महत्वपूर्ण जो संवैधानिक ऑब्जेक्शन है वो ये है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 18 का अतिक्रमण करने वाले प्रत्यायोजन को अवैध माना जाएगा। देखो, अनुच्छेद 14 में अपन विधि के समक्ष समता के अधिकार की चर्चा करते हैं और अनुच्छेद 19 में अपन कुछ नागरिकों के पक्ष में स्वतंत्रताओं की चर्चा करते हैं। तो यदि विधानमंडल या विधायिका किसी इस प्रकार की सत्ता का स्थानांतरण या प्रत्यायोजन कार्यपालिका को करती है जिसका एप्लीकेशन नागरिकों के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो इस प्रकार के अधिकारों का प्रत्यायोजन जो है वो असंवैधानिक माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के सम्मुख समता का अधिकार तथा विधियों का सम्मान संरक्षण, ये शब्दावली इस्तेमाल की गई है। तो अगर विधि के समक्ष किसी विषमता को जन्म देने वाला या विधियों का जो संरक्षण नागरिकों को मिलता है उस संरक्षण में किसी प्रकार की असाम्यता या विसंगति उत्पन्न करने वाले सत्ता का अगर डेलीगेशन किया जाता है तो उसको असंवैधानिक माना जाएगा। ऐसा ही ठीक अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को ओवरराइड करने वाले अगर किसी सत्ता का स्थानांतरण कार्यपालिका को विधायिका द्वारा किया जाता है तो उसे भी हम असंवैधानिक मानेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करने वाली सत्ता का स्थानांतरण या प्रत्यायोजन जो है वो असंवैधानिक होगा, या विधान निर्माण की सारभूत शक्तियों का प्रत्यायोजन जो है वो असंवैधानिक होगा, या यूं कह सकते हैं कि विधायी शक्ति का संपूर्ण त्याग या प्रत्यायोजन है वो असंवैधानिक होगा, या जो विधानमंडल की आवश्यक विधायी शक्तियां हैं उनका प्रत्यायोजन यदि किया जाता है तो वो असंवैधानिक होगा, या विधायिका विधि निर्माण संबंधित मूल सत्ता का यदि किसी प्रकार से प्रत्यायोजन करती है तो वो भी असंवैधानिक होगा। इसके अलावा विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को जो वर्तमान में परिवर्तित हैं उनको निश्चित या पूर्णतया संशोधित या उनकी मूल भावना को यदि प्रत्यायोजन द्वारा बदला जाता है तो उसे भी हम असंवैधानिक मानेंगे। इस प्रकार ये कुछ हेडिंग्स आज के इस वीडियो में अपन ने जो डिस्कस की हैं कि प्रत्यायोजन विधान के विरुद्ध संवैधानिक आपत्तियां कौन सी हैं। तो ये 5-6 हेडिंग्स में जो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शंस जो डेलीगेशन के संबंध में अपन ने पढ़े हैं उनको कई बार क्वेश्चन के रूप में डाल दिया जाता है। अब जैसे अगर 2 अंक का सवाल डाला जाता है तो इन हेडिंग्स को कॉमा लगा के एक सेंटेंस में फ्रेम कर दें। यदि 5 या 7 अंकों का पूछा जाता है तो इनको थोड़ा सा एक सेंटेंस में डाल दें, और बड़ा है तो इन हेडिंग्स को आप एक्सप्लेन करके आप अपना उत्तर दे सकते हो। देखो, अपने आप में ये जो 6 हेडिंग्स अपन ने लिए, इन 6 हेडिंग्स में आप इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हो। इस प्रकार ये जो वीडियो है इसमें आप ये देखेंगे कि प्रत्यायोजन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं, इनकी चर्चा हमने अभी की है। अगली कक्षा में अपन इसके आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।